जैसे अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ये अपने पास में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये मार्क्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटरवल लिखा है। तो पहले देखो इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। हिस्टोग्राम या आयत चित्र। तो इसमें अपन को दो लाइनें लेनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे अपने इंटरवल अगर मार्क्स है तो मार्क्स आएंगे, या इंटरवल में जो भी चीज़ है उसको अपन इधर लिखेंगे। नॉर्मली लिखने को तो इधर भी लिख सकते हैं, पर ट्रेडिशनली अपन इधर ही लिखते हैं। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे। अब अपन की फ्रीक्वेंसी 5 से लेकर 20 तक जा रही है, तो इधर अपन गैप 5 का रखेंगे। 5, 10, 15 और 20। अब जैसे 0 से 10 का इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 0 से 10 का जो बार रहेगा वो जाएगा 5 तक। और 10 से 20 का जो बार है वो जाएगा 10 तक। ट्वेंटी से 30 का जो बार है ये जाएगा 20 तक। 30 से 40 का जो बार है ये जाएगा 15 तक। और 40 से 50 का जो बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसलिए ये जाएगा 5 तक। इसमें बेसिक इतना कुछ खास है नहीं। इधर की साइड अपनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से इनके ग्राफ बनते हैं। अब मान लो अगर ये डाटा डिस्क्रीट दे रखा है तो इसको पहले कंटिन्यूस में चेंज करना होता है, उसके बाद में हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब जैसे अगर अपन को इसी डाटा से अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो जैसे इधर के साइड अपन लिखेंगे इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अगर इससे अपन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए अपन को जितने भी इंटरवल है इन सब का क्लास मार्क पता होना चाहिए। क्लास मार्क इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अलग अलग किताब वाले इसका नाम कोई मध्यमान भी रख देता है, पर ओवरऑल ये ऐसे होता है। जैसे किसी इंटरवल की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो क्लास मार्क निकालेंगे अपन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब उनके मिडिल में जो वैल्यू आएगी उनका एवरेज। 10 से 20 का निकालेंगे अपन 10 प्लस 20 अपॉन 2, ये आ जाएगा 15, मतलब उनके मिडिल में जो वैल्यू, इसको अपन बोलते हैं क्लास मार्क। 20 से 30 का निकलेगा 20 प्लस 30 अपॉन 2 इक्वल 25, और इसी तरीके से इसका निकलेगा 35 और इसका 45। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्लास मार्क निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अपन नॉर्मली कोऑर्डिनेट लिखते हैं वैसे लिखे जाएंगे। ये अपन के ऑर्डिनेट बनेंगे, ये अपन के फ्रीक्वेंसी अपन के एब्सेसा बनेगी। तो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 20, 15 और 5। तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसे मानो कि इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट लेके अपन पॉइंट बनाएंगे, और उन सभी पॉइंटों को अपन आपस में मिलाएंगे। फ्री हैंड से नहीं मिलते, ये स्केल से मिलते हैं, तब जो बनेगा वो अपन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। जैसे अगर अपन एब्सेसा पे लें 5, 15, 25, 35 और 45, और इधर ले अपन 5, फ्रीक्वेंसी के स्केल पे अपन जो भी सूटेबल रहेगी वो लेंगे। अब यहाँ पे 5 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट बराबर 5 फ्रीक्वेंसी लेना ज़्यादा सूटेबल तो 5 लेंगे, कहीं पे 10 ज़्यादा सूटेबल है तो वहाँ पे 10 लेंगे,
उस तरीके से। ठीक है, अब जैसे पहला पॉइंट बनेगा अपन का ये जैसे अपन के क्लास मार्क हो जाएंगे, क्लास मार्क 5, फ्रीक्वेंसी 5, तो पहला पॉइंट ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क 15, फ्रीक्वेंसी 10, तो दूसरा बनेगा यहाँ पर, उसको जैसे भी बोल देंगे अपन। 25, 20 ये बनेगा यहाँ पर। 35, 15 ये बनेगा यहाँ पर। 45 और 5 ये बनेगा अपन का यहाँ पर। नॉर्मली अपन ऐसे करते हैं कि ये जितने क्लास मार्क होते हैं इससे एक पहले का और इसके एक बाद का भी लेते हैं। जैसे 45 है तो 45 के बाद का आ जाएगा 55, फ्रीक्वेंसी 0 लेते हैं सभी की। अब जैसे ये चलते आ रहा है 55, 45, 35, 25, 15, 5, तो 5 से जस्ट पहले का -5 होगा, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे वैसे भी जोड़ सकते हैं। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे, तब जो अपन को मिलेगा इसको बोलते हैं अपन, जैसे यहाँ पे अगर 55 है तब जो अपन को मिलेगा ये मिलेगा अपन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। या संचयी बारंबारता वक्र। तो जैसे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं, तो उसमें एक साइड तो अपन वेरिएबल रखेंगे कि अगर अपन जैसे इस तरीके की टेबल बना रहे हैं तो एक साइड अपन का XI आ जाएगा और एक साइड अपन का करस्पॉन्डिंग CF आ जाएगा, और इसी तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों फिर भी ज़रूरी है। अभी जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देखो। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होने को तो और भी मेजर्स होते हैं इनके, जैसे क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, या कई और कोफिशिएंट होते हैं, पर उनसे मतलब नहीं। अभी अपन को सिर्फ मीन, मीडियन और मोड देखना है। तो जैसे कोई डाटा दिया होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वेरिएबल और फ्रिक्वेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है, या कोई ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके, ये सब चीज़ें अपन को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सेंट्रल टेंडेंसीज़ के जो मेज़र होते हैं वो बताते हैं। जैसे अपन ने क्लास में 100 बच्चों का टेस्ट लिया, उनके कुछ नंबर आए, तो मीन अपन को ये बताएगा कि ऑन एन एवरेज बच्चों के नंबर कितने आए हैं। कोई नंबर्स की कोई मार्क की कोई ऐसी वैल्यू कि इस नंबर को अपन बोल सके कि ऑन एन एवरेज बच्चों के इतने नंबर आए हैं। कुछ बच्चों के नंबर उससे ज़्यादा होंगे, कुछ के कम होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज वो सभी नंबर उसी नंबर के आसपास घूमेंगे। वो चीज़ बताएगी अपन को मीन। मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, मतलब ये ऐसे है जैसे 100 नंबर के मार्क्स हैं और 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दी, तो मार्क की कोई ऐसी वैल्यू मीडियन होती है जिस मार्क्स से कम लाने वाले बच्चों की संख्या और उस मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या वो सेम हो। और मोड तो ऐसी वैल्यू, मार्क्स की कोई ऐसी वैल्यू जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा अचीव किए हों। जैसे अगर 15 मार्क्स या अगर 100 नंबर का पेपर है तो 65 मार्क्स अगर सभी बच्चों के सबसे ज़्यादा आए हैं तो 65 अपन का मोड हो जाएगा, इस तरीके से। पर मीन, मोड और मीडियन अपन ग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, अनग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के हिसाब से या एग्ज़ाम के हिसाब से अपन को बस ये चीज़ समझनी है कि मीन, मीडियन और मोड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है और इनको अपन निकालते कैसे हैं। जब अपन को अनग्रुप्ड डाटा दे रखा होगा तब कैसे निकालेंगे, ग्रुप्ड डाटा दे रखा होगा तब अपन कैसे निकालेंगे, बस ये है। इस पहले लेते हैं अपन मीन या माध्य।
माध्य भी अपन 3 तरीके का पढ़ते हैं। उनमें पहला आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन सिंपल सेंस में ऐसे होता है कि सभी जो डाटा है उनका सम, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। जैसे अपन के लिए कोई अनग्रुप्ड डाटा है, सिंपली ए, बी, सी, डी और ई। अब ये 5 वैल्यूज़ हैं, ये कितनी भी हो सकती हैं। अपन को इन सब का मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इन सब का जो अरिथमेटिक मीन है, इसको अगर अपन ए से लिखें तो इन सभी का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी डाटा का सम अपॉन सभी आंकड़ों की संख्या। मतलब जितने भी डाटा लिखे हुए 1 2 3 4 5, तो इनके टोटल नंबर कितना है? 5। तो ये अरिथमेटिक मीन होगा। अगर डाटा अनग्रुप्ड दे रखा है तब इसको निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे मान लो अगर डाटा फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, जैसे ये अपन का वेरिएबल हो गया और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। जैसे डाटा दे रखा है अपन को x1, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। अगर डाटा दे रखा है अपन को x2, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, और इसी तरीके से xn जिसकी फ्रीक्वेंसी fn है। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? देखो ऐसे है कि अपने पास ये जो डाटा होता है ना, ये भी इसी फॉर्म में होता है, लेकिन x1 है। जैसे इसी डाटा को अगर अपन इस फॉर्म में लिखना चाहें तो एक बार इस चीज़ को समझो। x1 की फ्रीक्वेंसी f1 होने का क्या मतलब है? जैसे x1 है, ये रिपीट होता है x1, x1 और x1 कितने बार होगा? ये f1 बार। उदाहरण के लिए अगर x1 की जगह अपन 2 ले, f1 की जगह अपन 3 ले, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो अपना जो भी डाटा होगा ओरिजिनल, उसमें 2 कितने बार आएगा? 3 बार। ये होती है फ्रीक्वेंसी। और अपन के वेरिएबल कितना हो जाएगा? 2। जैसे अपन के पास में अगला 4 है, 4 की फ्रीक्वेंसी है 2, तो 4 कितने टाइम आएगा अपने पास में? 2 टाइम। इसी तरीके से अपन और भी सभी की फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, पर इसी डाटा को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए अपन वेरिएबल लिखते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब जैसे अपन को इसका अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो रूल हमेशा सभी के लिए सेम रहता है, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो 2 अगर 3 टाइम्स आ रखा है तो इन सभी का सम कितना होगा? 2 इंटू 3, मतलब वेरिएबल इंटू फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल xi और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेरिएबल x1 फ्रीक्वेंसी f1। इसी तरीके से 4 अपने पास आ रहा है 2 बार, तो इन सभी का सम होगा 4 इंटू 2, वेरिएबल इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, x2 इंटू f2, प्लस इसी तरीके से करते करते xn fn अपॉन। अब सभी आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? x1 f1 बार आ रहा है, x2 f2 बार आ रहा है, तो टोटल जो डाटा होगा वो होगा f1, मतलब x1 कितने बार आ रहा है, प्लस f2, x2 कितने बार आ रहा है, एंड सो ऑन fn, xn कितने बार आ रहा है। इसी को अपन शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, x1 इक्वल समेशन x1 f1 अपॉन समेशन, सॉरी, xi fi अपॉन समेशन fi, जहाँ पे i चलेगा अपन का 1 to n। ये होता है अपन का अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अब जैसे अगर अपन को किसी डाटा में से निकालना हो, जैसे अपन को कोई डाटा दे रखा है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा एग्जांपल, 2 4 5 6, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को 1 3 5 और 2।
तो उसके लिए अपन को एक और कॉलम एक्स आई एफ आई निकालना पड़ता है। एक्स आई एफ आई का मतलब है एक्स आई और एफ आई का मल्टीपल, तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 2 12। फिर अपन इन सभी को जोड़ देंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 और 2 11, 1 4। और सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, यहाँ जो अपन को मिला है ये मिला है समेशन एक्स आई एफ आई इक्वल 41 और समेशन एफ आई अपन को मिलेगा, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, क्योंकि अपने पास में दो चीज़ें जो काउंट करनी है वो कौन कौन सी है, समेशन एक्स आई एफ आई और समेशन एफ आई। तो एफ आई समेशन एफ आई होगा 1 + 3 4 + 5 इक्वल 9 और 2 11। तो अपने पास मीन निकलेगा समेशन एफ आई एक्स आई जो कि 41 है अपॉन समेशन एफ आई जो कि 11 है। ये जितना भी निकले। अब यही डाटा अनग्रुप्ड की जगह पे अगर ग्रुप्ड होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ग्रुप्ड डाटा में हमको इंटरवल दे रखे होंगे, ठीक है, इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और इन क्लासों की फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी अपन को। सिंपल एग्जांपल, तो अगर अपन को ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना होता है तो अपन इस टेबल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक साइड अपन के इंटरवल आ जाएंगे, या इसी में बना देता तो भी सही रहता, कोई नहीं। इंटरवल अपन का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इंटरवल के लिए अपन क्लास साइज लिखते हैं, इसमें क्लास मार्क लिखते हैं। इसमें क्लास मार्क जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, 0 से 10 का क्लास मार्क होगा 0 + 10/2 यानी कि 5। इसका हो जाएगा 15, इसका 25 और इसका 35। तो जैसे यहाँ पर एक्स आई काम कर रहा था ऐसे ही यहाँ पे क्लास मार्क काम करेगा एक्स आई की जगह पे। अब अपन को इंटरवल से कुछ लेना देना नहीं है, अब अपन को मतलब है क्लास मार्क से। क्लास मार्क लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी 5 2 1 3, करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी हो ये होगी अपन की एफ आई। तो यहाँ से अपन निकालेंगे एफ आई एक्स आई और सेम काम रिपीट करेंगे। फॉर्मूला अपन का वही रहेगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई अरिथमेटिक मीन का। पर कभी कभी ऐसे होता है कि ये डाटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब क्लास मार्क यहाँ पे तो फिर भी चलो ठीक है कम है, फ्रीक्वेंसी मैंने कम ली है, लेकिन कभी कभी क्लास मार्क ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, तब अपन को क्लास मार्क को चेंज करना होता है। उनके लिए देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल, देखो जैसे पहला अपन देखें अज्यूम्ड मीन। तो इसमें अज्यूम्ड मीन मतलब, या फिर इसको अपन बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इंटरवल जैसे अपन का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और ये है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंटरवल के लिए क्लास मार्क क्या आएगा। क्लास मार्क आया 5, 15, 25, 35 और फ्रीक्वेंसी अपन की 5 to 13। यहाँ पर तो फिर भी फ्रीक्वेंसी कम है, पर कुछ सवालों में फ्रीक्वेंसी जैसे ज़्यादा हो, ये 10 है इसकी जगह 7 हो, या कुल मिला के फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा हो तो एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, देखो अपन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी तो जो है वही रहेगी। अपन क्लास मार्क में थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने एक्स आई लिया, उसकी जगह अपन लेंगे डी आई। डी आई अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, डी आई कैलकुलेट करेंगे अपन कि अपन सभी एक्स आई में से एक वैल्यू घटाएंगे,
मतलब अपन डी आई निकालेंगे, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। इस ए को बोलते हैं अपन अज्यूम्ड मीन। अब माइनस कितना करें, तो माइनस अपन वो करते हैं जो इन पूरे में मिडिल की वैल्यू होती है। इसमें मिडिल में 15 भी है, 25 भी है, तो इन दोनों में से कोई भी माइनस कर दो। जैसे एक्स आई माइनस अगर मैंने 15 किया तो यहाँ पे मुझे डी आई की वैल्यू मिलेगी -10, 0, 10 और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 20। तो जो काम मैं एफ आई के साथ में करता था, सॉरी एक्स आई को लेके करता था, अब वो काम मैं करूँगा डी आई को लेके। तो मैं निकालूँगा एफ आई डी आई, जो मुझे मिलेगा -50, 0, 70 और 60। चलो ये इसकी कैलकुलेशन अपन ने क्यों की, इस चीज़ को भी एक बार देख लो। देखो अपन को निकालना है एक्स बार या अज्यूम्ड मीन, ठीक है, जबकि अपन ने निकाला है यहाँ पर डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट करूँ, जो कि मुझे मिलेगा 50 - 60 = 10 और ये 80, ठीक है, और समेशन एफ आई मेरे पास में है 17। तो अगर मैं समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक्स बार मिलने की जगह पर मुझे मिलेगा डी बार, ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, एक्स बार। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर अपन बार ले, मतलब अगर अपन मीन निकाले तो एक्स आई बार माइनस ए का ए रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं एक्स आई बार या एक्स बार कैलकुलेट करना चाहूँ तो ए को मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा इसका, तो डी बार प्लस ए, या एक्स बार बराबर, या जो मीन अपन को चाहिए, तो एक्स बार बराबर ए को आगे रख लो प्लस डी बार की वैल्यू है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो एक कैलकुलेशन एफ आई डी आई के लिए होगी, एक कैलकुलेशन समेशन एफ आई के लिए होगी, और ए अपने पास में हो गई क्योंकि अपन खुद अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, और इस फॉर्मूले से अपन जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से एक्स बार को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अभी भी 10, 10, 20 कहीं कहीं पर ये वाली चीज़ें और भी, इनके बीच में गैप हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन तो इनको अपन थोड़ा और कम कर सकते हैं। यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, अपन इनको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन दूसरा काम में लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो इनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपन से करना आना चाहिए, या पग विचलन विधि ऐसा कुछ नाम है इसका। जहाँ पर अपन ने, मैं इसका क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सिर्फ इसको देख लो, जहाँ पर अपन ने पिछली बार किया था, सॉरी डी आई इक्वल, अपन ने डी आई कैलकुलेट किया था एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सोचो अगर अपन ने यहाँ पे एक्स आई माइनस 15 की जगह एक्स आई माइनस 15 अपॉन 10 किया होता, तो अपन को यहाँ पर मिलता -1, 0, 1 और 2, जो कि और भी छोटे नंबर्स हो जाते हैं। जैसे अपन इसके लिए अगर कैलकुलेट करें, सॉरी ये तो 0 है, इसके लिए कैलकुलेट करें तो 25 माइनस 15, अपन ने एक वैल्यू 15 ली थी, अपॉन 10, तो ये वैल्यू अपन को मिलेगी 1, इस तरीके से। तो अपॉन में एच लगा करके, एच अपन के क्लास साइज होती है, जो भी क्लास साइज है। हाँ, अब जैसे अपन ने पिछले वाले सवाल में एफ आई डी आई कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से एफ आई डी आई कैलकुलेट करना होता है। फिर अपन समेशन एफ आई डी आई निकालेंगे और एक अपन निकालेंगे समेशन एफ आई। अब एक बार देखो, अगर डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो यहाँ से मुझे बार मिलेगा, डी को लेके अगर मैं मीन निकालूँ तो वो डी बार इक्वल एक्स बार माइनस ए अपॉन एच। अपन जब एक्सपेक्टेशन पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि अपन ये वाला काम क्यों कर सकते हैं।
अभी के लिए जस्ट गो फॉर माई वर्ड्स। यहाँ पे अपन निकालेंगे एक्स बार के लिए। अगर कैलकुलेट में करना चाहूँ तो इसको मैं करूँगा ए प्लस एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा डी बार इंटू एच। अब जैसे कि अपन ने देखा था, अगर समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट किया है तो डी के लिए जो मीन है वो कुछ कुछ ऐसे निकालेंगे अपन, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ऐसे कैलकुलेट करके जैसे डी आई ही अपन का वेरिएबल है। यहाँ से अपन का एक्स बार मिलेगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। पिछले वाले में और इस वाले में जो अंतर आएगा वो ये आएगा कि अपन डी आई में एच का भी डिवाइड करेंगे और जो अपन का फॉर्मूला होगा फाइनल उसमें अपन यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से अपन को अपन का अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा।